फाइनेंशियल फ्री वाला क्या फंडा है सर? आप हर वीडियो में कहते हो हम फाइनेंस फ्री हो गए, फाइनेंस फ्री हो गए, इसको आदमी कैसे मेजर करता है? देखिए अगर हमारा भी धंधा है, कपड़े के व्यापारी हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ये फाइनेंशियल फ्री हमें भी अगर होना है, हाँ, इसके लिए क्या तरीका है? देखिए मेरे को ऐसा लगता है धंधे वाले तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, नहीं होना चाहते, हो सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी तो फाइनेंशियली फ्री है ना, मतलब फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है आज जितनी धनराशि आपके पास है उसके बाद अब आपको किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लोग इसको गलत क्या लेते हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए काम किसी आता है। हाँ, मतलब मैं अगर नौकरी, मैंने 16 साल नौकरी करी है, तो अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। नौकरी का मतलब क्या होता है? आप महीने की तनख्वाह पे निर्भर करते हो, आपके सारे घर खर्चे उस तनख्वाह से चलते हैं। अब मेरे पास इतनी धनराशि है कि मैं उसके ब्याज से या उसके रिटर्न से अपने घर को चला सकता हूं, मुझे किसी और के लिए नौकरी करनी नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं अपने लिए काम करूंगा, और जब मैं अपनी खुशी से अपने लिए काम करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर लूंगा। तो वही फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ताकत देता है कि आप सोमवार को सुबह 10 बजे तक सोते रहो, ऑफिस ना जाओ। ये ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करो, पर ये ताकत आपको वो दे देता है। अच्छा, कुछ एक पर्सनल सवाल लेना चाहूंगा सर। संजय सर को क्या चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है कि ये हो जाए तो आपको बहुत डर लगे? मतलब ऐसा कोई चीज जिससे आपको संजय कथुरिया जी को बहुत डर लगता है? मेरे को डर ये लगता है कि मेरी सलाह कोई आधी सुन के एक्शन ले ले। हाँ, ये डर मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि सर हमने इतना सुना और ये हमने तो इस हिसाब से कर लिया। तो कोशिश ये रहती है कि मतलब इंफॉर्मेशन इस तरीके से दें कि उसको गलत तरीके से, वीडियो देखते हैं ना भाई साहब, पूरा देखा करो। हाँ, आधा रील देख करके आप सोचते हो भैया ने ये बोल दिया हम कर देंगे, बिल्कुल पूरा ज्ञान लिया करो, बिल्कुल, है ना। वीडियो जो देखते हैं, देखो हम क्या हुआ, कभी मेरे को पीछे किसी ने मेरे को एक रील भेजी, तो उसमें उसने मेरे पे मजाक उड़ाया कि देखो एक बार तो ये कह रहा है घर नहीं खरीदना, एक बार ये कह रहा है घर खरीदना है। मैंने बोला यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी वाले आपके लिए यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी वाला ही था। ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रोकर था गुड़गांव का, उसने मेरे नाम पे कुछ बनाया। अब वो ना गलत सिर्फ उतना भाग दिखाएगा जितने में मजा लेने को उसको मजा आएगा, जो वायरल चला जाए। हाँ, जो वायरल चला जाए, ठीक है। नीचे उसी को सुताई पड़ी कमेंट सेक्शन में, सबने उसको सूता, तूने आधी वीडियो काटी है, तू गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, फायदा तू उठाना चाहता है इनके नाम का। क्योंकि लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं मैं जानबूझ के कभी गलत नहीं करता। तो ये मुझे डर लगता है कि मेरी आधी इंफॉर्मेशन पे लोग एक्शन ना ले, क्योंकि अब है ना हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ता है ना, वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती है। सोशल मीडिया में आज जिस तरीके से आपने भौकाल मचाया है ना, मतलब ये काफ़ी सारे जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते हैं या यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप सबके लिए मिसाल हो सर। मतलब कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, यहाँ शूट वहाँ शूट, डेली कंटिन्यू शूट, एडिटिंग काफ़ी आपने अच्छा कर लिया, और तो काफ़ी जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है कि अभी अब जैसे आप हमारे चैनल पे आए हो तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड सारे कपड़े व्यापारी आपसे जुड़ रहे हैं। आगे और भी कितने सारी जगह आप पॉडकास्ट करते हो। मैं बताना चाहूँगा ये संजय सर बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अगर मेरी भी है तमन्ना किसका जैसा बनना, तो इनके जैसा बनना है। तो भैया रुकते नहीं, थकते नहीं है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं भैया, संडे या मंडे रोज कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, एक जिम्मेदार आदमी हमेशा सोचता है कि गलती से भी हमसे गलती ना हो। हाँ, पूरी कोशिश रहती है। फिर भी अगर देखिए अगर आदमी आधा वीडियो देख लेता है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। उनके लिए भैया पूरा चैनल को, सरकार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, समय लगा करके अच्छी पूरा वीडियो देखा करो, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा। दूसरा सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आपका जो लड़का है उसके लिए आपने कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है सर? थोड़ा सा पर्सनल जा रहा हूँ, बताना चाहोगे? देखिए मैंने उसके लिए SIP चालू रखी हुई है, और जब वो पैदा हो गया था तभी कर दी थी। तो 2014 में पैदा हुआ था, अभी 11 साल का हो गया। तो पिछले 11 साल से उसके नाम की SIP जा रही है। एक SIP किया? 2 SIP है उसके नाम से। हाँ, तो जो उसके फ्यूचर एजुकेशन के लिए है। और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा कोई हम मतलब उसके अलावा मैं कुछ खास नहीं करता। जो रोजमर्रा की फीस है वो तो मेरे कवर्ड में है, वो मेरे कवर्ड में है, वो तो मेरे सब उसमें कवर्ड हो जाता है, तो वो कोई परेशानी। 2 SIP से हाँ अपने बस वो हो जाएगा, उसका एजुकेशन पूरा हो जाएगा। उसका भी सोशल मीडिया चैनल? हाँ, उसका है, उसका कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट बनाता है। वो थोड़ा गेमिंग की तरफ ज्यादा है। अच्छा। तो वो जो कंपेटिटिव गेमिंग होती है, ई स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है, ये रियल मनी गेमिंग नहीं, ई स्पोर्ट्स होता है जो। अच्छा, वो क्लियर कर दिए भैया, वरना आधी बात को आधी पकड़ ले। पता चला बोले बेटे को सटोरिया बना रहे हैं। अच्छा सर, हमारे मारवाड़ी में ना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सर। एक लड़की का बाप जिंदगी भर तक पैसा कमाता है, जिंदगी भर तक पैसा कमाता है, और यकीन मानियो केवल वो पैसा एक रात में खर्चा हो जाता है। जब बेटी की शादी होती है उस पर बहुत लंबा खर्चा होता है। हमारे मारवाड़ी जैनी में
शादी मतलब भौकाल मचा देंगे, इतना शादी खर्चा होता है। ये एक लंबा खर्चा है, हालांकि ये समाज को हम लोग रोक नहीं सकते, ये करेंगे। अभी तो ऐसा हो गया कि आपने अगर 1 CR लगाया है तो बगल वाला बोलेगा मैं 1.5 लगाऊंगा, उसके बगल वाला बोलेगा मैं 2 लगाऊंगा। तो ये जो कन्यादान फंड है, इसको कब से मैनेज करना चाहिए? क्योंकि देखो खर्चा कम नहीं कर सकते, ये स्टेटस का बात है। देखिए, मैं मारवाड़ीज में कहता हूँ 3M चलता है। ठीक है, एक है मंदिर, एक है मंडप और एक है मकान। हाँ, एकदम सही पकड़े हो। हाँ, कि मंदिर, मंडप और मकान, यानी कि मंदिर में बहुत वो खर्चा करेंगे, बहुत पूजाओं पे खर्चे करेंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे। मंडप मतलब शादी पे करेंगे, और मकान मतलब अपने घर पे भी बहुत अच्छा खर्चा बनाएंगे। देखिए, कन्यादान फंड जो है, मैंने देखा कि मारवाड़ीज में सबसे अच्छा बनता है। जैसे ही घर में कोई किसी लक्ष्मी का जन्म होता है तो वो इमीडिएटली या तो सोना ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं। अब जो प्लॉट लेने वाली प्रथा है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? उसके कारण, अब आप बोलोगे अरे रियल एस्टेट पे आगे देखो, रियल एस्टेट को क्यों, मैं उसका रीजन बता। रियल एस्टेट आपको छोड़ नहीं रहा, आप रियल एस्टेट को नहीं छोड़ रहे हो। क्यों? अब आप समझिए कि हम मिडिल क्लास लोगों में ना सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है? देखा देखी नहीं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कल टूट जाएगी ना, वो टूट ही जाएगी। अगर आपके पास एक एफडी पड़ी है, आपने बेटी के नाम पे एफडी कर दी, तो वो कहीं ना कोई बहाना बनेगा जिसकी वजह से वो एफडी टूटे, वो निकल जाएगी। ठीक है। पर अगर आपने प्लॉट ले लिया, वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलता, जल्दी से नहीं बिकता है, जल्दी से बिकता है। अच्छा, आप सोचिए, क्या 25 साल में कोई भी लोकेशन में प्लॉट की वृद्धि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। आपने अगर आज 10-20 लाख का किसी ने बेटी के जन्म पे, लक्ष्मी के जन्म पे प्लॉट ले लिया, तो 25 साल में मेरा मानना यह है कि वो एटलीस्ट 15 से 20 गुना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से 20 गुना होता है तो करीबन 4 करोड़ का फंड हो गया। आपका कन्यादान फंड निकल गया, आपका कन्यादान फंड निकल गया। अच्छा, इस बीच में आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता इतनी जल्दी, आराम से बिकेगा वो। ठीक है, आपने सोना ले लिया, आपने हर महीने सोने की एसआईपी कर लिया, आपने ये तय करा कि बेटी के ब्याह पे मेरे को उसको जो है 10 तोला सोना, 20 तोला सोना देना है, 30 तोला देना है। आपके पास 300 महीने का समय है, तो 300 महीने में उसको बांट लो, 25 × 12 300 होता है। हर महीने एक एसआईपी कर दो सोने में। तो आपने सोने की एसआईपी कर दी और प्लॉट ले लिया, जिससे आपके कन्यादान फंड हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, अब जिंदगी भर आगे कमाने की सोचो, इस चीज को मत छोड़ो, ये आपकी बेटी के लिए। तो ये मोटा मोटी हर मारवाड़ी जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आप प्लॉट वगैरह में भी निवेश कर सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो। सर, गोल्ड का रेट इतना भाग रहा है, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? देखिए, मैं कोई भी एसेट को लेके ये नहीं सोचता वो कहाँ तक जाएगा, मैं ये सोचता हूँ वो डबल कब होगा। ऑलमोस्ट क्या जब गोल्ड 4000, जब 10,000 था ना तोला, तब भी महंगा था। जब 60,000 था तब तो लोगों ने बोल दिया अब तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, फिर 80,000 हुआ, फिर नहीं जाएगा। गोल्ड मोटा मोटी हर 8 साल में डबल हो जाता है। हाँ, अगर पिछला चार्ट आप देखा जाए तो ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे पता है 8 साल में डबल होगा। तो हर रोज जब गोल्ड गिरता है मैं गोल्ड खरीदता हूं। मैंने क्या बोला, मेरे पास 10 चीजें हैं जो मैं रोज खरीदता हूं, जो गिरी होती है वो खरीदता हूं। अभी सिल्वर पीछे 3 दिन पहले 4% एक दिन में बढ़ गया। हाँ, बढ़ा ना अभी, पर पीछे इतना खराब चल रहा था, तब मैंने बहुत खरीदा था, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया 8 महीने में। ऐसा बस। तो इसमें मेरा कोई दिमाग लगा क्या? कोई दिमाग नहीं लगा, वो तो 3 बजे वाला रूल लगा कि तू सिल्वर गिरा हुआ है, ठीक है जी खरीद लो, बटन दबाओ खरीदो। अब मोटा मोटी 3 बजे सब गिरा हुआ मिलता है। ये भी एक टाइमिंग है कि 3 बजे मार्केट हमेशा गिरा हुआ मिलेगा। बहुत ज्योतिष करें। ये भी देखो भैया, राज निकल रहा है इनका कि बंदे ने 2 बजे का नहीं बोला, अच्छा 2:30 का भी नहीं बोला, 3 ही बोला। इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, मेरे बड़े भैया है, हाँ। वो अभी डेडिकेटली 1.5 साल हो गया, हाँ। वो अभी चार्ट रीडिंग वगैरह लगा रहे हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह ले लिए। उनका ऐसा मानना है कि पहले सरस्वती आएगी, बाद में लक्ष्मी आएगी। तो ये चार्ट रीडिंग वगैरह क्या सही में शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है या उससे फायदा होता है? देखिए, वो जो साइंस है वो एक टेक्निकल बैक साइंस है, चार्ट रीडिंग। इतना सारा ग्राफ होता है, बस समझ ही नहीं आता कभी। वो आपको नहीं आता, पर जिसको आता है उसको आता है। अभी जैसे डॉक्टर है, हाँ। आप डॉक्टर बनो, देखोगे आप बोलोगे यार इतना बॉडी में 270 हमें तो यही पता है कि जब वो लाइन सीधी हो जाए तो आदमी चला गया, हाँ, इतना पता है। पर उसके पीछे का भी तो बहुत सारा मैथ है ना। हाँ। पर डॉक्टर बनने को इंसान को 5 साल लगता है, सर्जन बनने को उसके बाद 10 साल और लग जाता है। तो आदमी जब डॉक्टर बनता है ना 15-20 साल देना चाहता है, पर ये चार्ट पढ़ते वक्त आदमी को लगता है मैं 1 महीने में सीख जाऊंगा और मैं भगवान बन जाऊंगा और मैं कल आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम आपको 6-8 महीने तो पहले सीखना चाहिए, तब आपको, हाँ। और आपको हर बार जब आप गलत होते हो तो आपको समझना चाहिए मैं क्यों गलत हुआ, मुझसे क्या गलती हुई। हाँ, वो लिखते हैं, वो भी एक्सेल बना करके। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो मैंने क्या सही किया।
अगर आपने ये 6-8 महीने कर लिया तो आप इस देश में वन ऑफ द बेस्ट चार्ट रीडर्स बन जाओगे। इसमें है मतलब बिल्कुल स्कोप है, बिल्कुल, मैं डिनाई नहीं करता, पर ये फुल टाइम काम है। इसको अगर ये आदमी बोले कि मैं दूसरी तरफ सर्जरी कर रहा हूं और मैंने एक चार्ट पढ़ के छोड़ दिया, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया और मैं सर्जरी कर रहा हूं, वो नहीं हो जाएगा। तो आपका अगर व्यवसाय अलग है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो चार्ट्स में मत घुसो, लंबा निवेश करो, एसआईपी करो, आराम से चलते रहो। अगर आपके पास समय है और आप उस समय से एक्टिवली ये करना चाहते हो तो पहले सीखो और सीख के इसको इंप्लीमेंट करो। काफ़ी सारे हमारे बड़ा बाजार के लोग हैं सर, वो शेयर मार्केट में घुसते हैं, स्टार्टिंग में वो एक ट्रेडर बनते हैं, शेयर ले लिया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेच देंगे, जैसे ही वो लाल होने लगता है अब वो हो जाता है इन्वेस्टर, मजबूरी वाला इन्वेस्टर है, ठीक है। तो उसके बाद में उनको लगता है कि यार ये मेरे किक नहीं आता है, किसी भाई ने बता दिया यार फ्यूचर ऑप्शन इतना देंगे, इतना पैसा का मजा मिल जाएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन कितना सही कितना गलत? खिचड़ी होती है ना, गरम खिचड़ी, वो सेंटर से खाना फ्यूचर एंड ऑप्शन है। जाएगा गरम खिचड़ी को सेंटर से खाना फ्यूचर एंड ऑप्शन है। क्या आप उसको रिकमेंड करते हो जो नए नए लोग हैं? बिल्कुल, मैं किसी को ही नहीं करता फ्यूचर ऑप्शन, मैं किसी को ही नहीं करता कि आप फ्यूचर ऑप्शंस करो। हाँ, वापस आ रहा हूं, मैं उसको रेकमेंड करता हूं जो सीखना चाहता है, समय दे सकता है, रिस्क ले सकता है। पीछे पैसा कितना होना चाहिए? जो आप पहली चीज समझ लो, अगर आपके पास 5 लाख रुपए से कम है, 5 से 10 लाख से कम है, तो आप तो इस गेम में घुसो ही मत। आपके लायक ही नहीं है, आपका गेम ही नहीं है, वो गेम नहीं है, वो क्लब है। वो क्लब में घुसने की ये वो है, समझो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, कि इतना तो आपको होना चाहिए आपके हाथ। अगर आप 2-5 हजार से घुसोगे तो मार्केट उसको घुसा के ले जाएगी, आप नहीं पैसा साफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। 93% लोग पैसा नहीं कमाते। क्या बात करते हैं? हाँ, मजेदार बात बता दो, 93% लोग पैसा नहीं कमाते। जो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं जल्दी। अच्छा, जो 7% लोग कमाते हैं, उसमें से मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो साल का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। लोग यहाँ महीने का, दिन का 1 लाख कमाना चाहते हैं। 7 में से 1% लोग साल का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। और मजेदार बात सुनो, जो 93% लोग पैसा नहीं कमाते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं, इससे ज्यादा ड्रीम इलेवन में ड्रीम बना करके आने दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल रिकमेंडेड। जो आपने मैच बताया है, हालांकि मजाक की बात है, इतना मतलब इतने लोगों को लगता है कि भैया फ्यूचर ऑप्शन तो भैया हम ही हैं, हम ही हर्षद मेहता है, तो वो सबको लगता है, फिर मार्केट सबको अपनी औकात दिखा देती है। हाँ, ये बात जैसे ऐसा पटक के गिराते हैं ना। अच्छा, ये एक जो कपड़े के व्यापारी है, उनका सवाल रहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे केवल बुक्स में रहता है, हमारे खातों में पैसा पड़ा है, असल में कुछ नहीं है। क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल में फंसाया हुआ है ना पैसा, आपने इन्वेंट्री ज्यादा ली है, आपने उधार ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल में फंसा है तो आपका प्रॉफिट वहां फंस जाएगा। एक धमाकेदार सवाल था सर, आपने जैसे उधार का बोला, काफी सारे लोग देख रहे होंगे सर, उधार में पैसा डूबा हुआ कैसे निकलता है, इसके बारे में कुछ बताओ सर। देखो, ये परेशानी तो पूरे देश की है। और सिर्फ व्यापारी की नहीं, हमारे जैसे लोगों की भी जिन्होंने अपने दोस्तों को उधार दिया था, निकम्मे फोन नहीं उठाते फिर, ठीक है। देखो, अब पहली चीज ये है, व्यापार में उधार देना पड़ेगा। हाँ, व्यापार में उधार देना पड़ेगा। तो व्यापार के उधार के लिए आपको दस्तावेज करने चाहिए, लिखत करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है, पता है? गलती ये हो रही है कि लोग व्यापार कैश में कर रहे हैं और कैश में उधार दे रहे हैं। हम जिस चैनल पे है ना, हाँ, सारे कपड़े वाले हैं हमारे। हाँ, मैं जानता हूँ, वो यही कर रहे हैं, क्योंकि कल वो हैदराबाद वाले यही बोले मेरे को। कल तो मैंने 2 चाय पी उनके साथ, मैंने वो इतना दुख साझा कर रहे थे वो, कि एक चाय में दुख पूरा साझा नहीं कर पाए वो अपना मेरे साथ, तो दूसरी चाय भी उन्होंने बोले मैं ही लेके देता हूँ आपको। आप मुझे बस हेल्प कर दो, बता दो। देखिए, अगर आप कैश में काम करते हैं और आप उधार दे रहे हैं, तो आप बस समझ लीजिए कि आप बिना पैराशूट के छलांग मार चुके हैं एरोप्लेन से, फिर आप सिर्फ भगवान भरोसे हैं, ठीक है। अब इसमें यह होता है कि जब भी आपको किसी को उधार देना है तो आप 3C रूल फॉलो करो। 3C। पहला C है कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर। हाँ, अभी जैसे अपन कोई अपनी बेटी भी आता है, कोई लड़का भी आता है, तो पूरा ऑडिट होता है, कैरेक्टर चेक करते हो ना कि भाई घर लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, सास कैसी है, ससुर कैसा है। तो ये पहला कैरेक्टर चेक करो उसका, ठीक है, कि उसकी नीयत है कि नहीं देने की। नियत के बाद क्षमता चेक करो, है या नहीं। अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं, नियत बहुत है, आदमी अच्छा है, पैसे अच्छा है, कंगाल है, ठीक है। और तीसरा है, किसी प्रकार का कोलैटरल रख लो, ठीक है। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और कोलैटरल, पोस्ट डेटेड चेक रख लो, ठीक है। कुछ और रख सकते हो तो रख लो। तो
इतना करो। और सर लेकिन ना काफी सारे कपड़े के व्यापारी का ये भी रहता है कि चेक तो बहुत पड़ा है सर, बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है, बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है, उसका रियल उपाय नहीं पता। नहीं तो वो तो उस आदमी का कैरेक्टर खराब है ना। फिर अगर किसी आदमी का चेक बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है तो उसका कैरेक्टर खराब है। नहीं, उसके बाद का एक्शन क्या ले सकते हैं? तो फिर आप जाओ अपना क्रिमिनल कंप्लेन करो, आजकल तो जेल है चेक बाउंस पे। मतलब अगर मान लीजिए मैंने ये कैमरे वाले भैया को 2 पेटी का उधार दिया, हाँ, हम कुर्ती बनाते हैं, हमने उनको उधार दिया, हाँ, अब इनका चेक हो गया बाउंस, 1 दफा 2 दफा बाउंस हो गया, बराबर सही जा रहा हूँ ना मैं? अब उसके बाद उस चेक को लेकर के मेरे को क्या करना चाहिए? मतलब आप पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट करो, FIR करो इसके अगेंस्ट। तो क्या लगता है इस पे कुछ होता है? बिल्कुल एक्शन होगा, समन आएगा, इनको सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। फिर जाके एक लीगल नोटिस भेजो। पहले आप 2 लीगल नोटिस भेजो कि भाई आपका चेक बार बार बाउंस हो रहा है। अच्छा, रिश्ता बचाने की आप भी कोशिश, आप बोलो मैं रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, वरना मैं खराब हो जाऊंगा। वरना बस जैसे आपने अभी पीछे कुछ ऐसे किया। मैं भुगत भोगी हूँ। सर समझ पा रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे, वही समझ पा रहे होंगे। मैंने भी बहुत उनको बचाने का कोशिश किया था। हाँ। लास्ट में भाई क्या करूं, पैसा का मैटर था, 7-7.5 लाख था, तो उपाय नहीं है, करना पड़ा सर। लेकिन ना इसमें भी 2 बातें होती है। हमारे कपड़े के व्यापारी तो फंस गया, जैसे आपने कहा, मैं समझ गया भाई, हमने तो भैया उनको कच्चा में माल भेजा था। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि कच्चे में माल बेच के उधार देना मतलब एरोप्लेन से बिना पैराशूट के कूद जाना। तो जितने भी व्यापारी भाई हैं, जितने भी लोग बड़ा बाजार में वीडियो देख रहे हैं, ये सारा जो नियम कानून है ना, ये GST बिल आएगा तभी काम हो पाएगा। हाँ। आप अगर हाथ में बिल बना करके और ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर वो चेक भी दे देते हैं, वो बाउंस होते जाएगा, उस पर कोई भी आप नहीं कर सकते। देखो हमने काफी आसान कर दिया है ताकि लोगों को समझ आए, जितने भी लोग व्यूअर्स है ना, और मैं समझ में आ जाए। मैं एक और चीज आकाश जी कहना चाहूंगा व्यापारियों को, आप ना डरो मत। लोग डरते हैं, इसने मुझसे माल खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा। अरे बड़ा बाजार में ना ऐसा होता है कि जिन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं किया, अगर कोई पुलिस वाला भी आए ना, वो फटाफट शटर गिरा के भाग जाता है। अगर सपोज करो कोई GST की इंक्वायरी आ गई, या हमारे IT में बोलते हैं मामा आ गए, वो मामा आया 4 दुकान पहले, अगर खबर लग गई इस मार्केट में मामा आया है, सारे के सारे हाफ डे करके भाग जाएंगे। ये डर है। नहीं, मैं दूसरे डर की बात कर रहा हूँ। मैं डर ये कह रहा हूँ कि समझिए लोगों को क्या लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को माल नहीं दिया, अगर उधार नहीं था तो किसी और से खरीद लेगा, हाँ, चला जाएगा, तो जाने दो। पॉइंट क्या है, आपने अगर उधार पे माल दे दिया तो पहले तो आपके हाथ से माल चला गया, आपका मार्जिन कुल मिला के 5% है, आपने 5% वाले मार्जिन को पूरा पैसा उसको दे दिया। अच्छा, उसको उधार देने के चक्कर में आपने उधार लिया होगा, या तो सप्लायर से उधार लिया होगा, या बैंक से लिया होगा, या आपका खुद का पैसा होगा, या आपका खुद का पैसा कौन सा कीमत के बिना होता है, वो भी तो फ्री मनी थोड़ी है वो। तो ये जो डर है ना, इस डर को हटाओ। और डर कैसे हटता है? जब आपका वर्चस्व बड़ा होता है। और आपका वर्चस्व कब बड़ा होता है? जब आप अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हो, जब आप सही तरीके से सिस्टम। आप देखते हो जैसे कुछ लोग है ना ऐसे चलते हैं, जब आप बोलते हैं इस आदमी के साथ पंगा मत लेना, हाँ ठीक है, वो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई होती है, वो एक भौकाल बचाया होता है, वो कुछ ना कुछ कारण से होता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो वो कहते हैं ना, सांप का भी अगर फन दिखाना बंद कर दे तो लोग उसके साथ रस्सी की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे गला में लटका के हाँ, तो सांप को भी अपना फन बीच बीच में दिखाते रहना पड़ता है। अच्छा, काफी सारे हमारे लोग हैं जिनके पास ना सीजन में तो चलो पैसा का क्राइसिस रहता है, मंदा मतलब सीजन में पैसा काफी रहता है, मंदा में क्राइसिस रहता है। तो ये जो होता है आपका डेप्ट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इसमें कैसे पैसा बन सकता है? देखिए, इसमें पैसा बनना मतलब वही 6-7% ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। मतलब एक कपड़े के व्यापारी के अकाउंट में, करंट अकाउंट में आज 10-15 लाख रुपया पड़ा है, हाँ, एक हफ्ता के लिए उसका कोई काम नहीं लगना, FD कर दो, तो इसमें डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हो, FD भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर लो, कोई चक्कर नहीं। ये सेफ रहता है ना सर? सेफ है, लिक्विड फंड तो बहुत सेफ रहता है। अच्छा, एक और सवाल था कि हमारे एक व्यूअर्स है, उन्होंने 3 CR का फ्लैट लिया, ठीक है, उन्होंने फ्लैट लिया और उसको लिया लोन पे, उनके पास 3 CR पॉकेट में है, अब उस पैसे को वो मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मैट्रिक्स क्या वो सही कर रहे हैं? उनके पास पैसा है फ्लैट लेने के लिए, बट वो जानबूझ के लोन ले लिए कि 7-8% होम लोन पड़ जाएगा और उस पैसे को मैं मार्केट में लगाऊंगा तो 12-13 का रिटर्न आता है। तो उसके पीछे का मैट्रिक्स क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? उतना ही समय पैसा निवेश में रखना जितने समय का लोन है। फिर ऐसे मत कर देना कि 2 साल में आपने 3 करोड़ रुपए निकालने का सोच लिया। अब आप 20 साल के लिए डाल दिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है, आपके पास 3 करोड़ था, आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया। अब यहाँ 3 करोड़ के लोन पे तो आप EMI देते रहोगे, हो सकता है आपकी कमाई है यहाँ पे, तो आप कमाई से निकाल रहे हो। अब 3 करोड़ अगर आपने 20 साल छोड़ दिया, ठीक है, और वो हर 6 साल में डबल भी हो गया, तो वो एटलीस्ट 3 बार डबल हो जाएगा।
तो 8 से 10 गुना हो जाएगा, ये तो 30 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बट ऐसा नहीं है 2-3 साल के लिए, वही 20 साल के लिए रहना फिर मार्केट। दोनों को इक्वली आपको देखो मैं आपको बताता हूं, लोग ये सोचते हैं 12% मतलब सालाना 12% मिलेगा। अब पिछले निफ्टी की 30 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई भी साल में उसने 12% नहीं दिया। बात सही है। एक कोई साल में उसने 12% नहीं दिया, कभी -5% दिया, कभी +30% दिया, कभी -7% दिया, कभी +12%, +10% दिया, 12% नहीं दिया, पर औसतन 12% दिया। मतलब उसको लंबा जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब जब रेस चल रही है तो 10 किलोमीटर की रेस करोगे तो टोटल रेस का एवरेज वो आएगा, पर कुछ शुरू में ज्यादा जल्दी भागा होगा, फिर बीच में थोड़ा थक गया होगा, वो चलेगा सिस्टम। सर काफी सारे हमारे साथ व्यापारी जो जुड़े हुए हैं, उनका ऐसा है कि धंधा भी चल रहा है, अब उनको जैसे क्या जो इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ करना है कि धंधे के साथ साथ में भी एक मोटा रुपया आता रहे, वो निवेश कैसे कर सकते हैं? मतलब जो इन्फ्लेशन जो है उसको मैचअप करते रहे। इक्विटी बेस्ट, देखो इक्विटी है, गोल्ड है, क्रिप्टो भी है, आप एक बैलेंस थाली बनाओ। आपके हिसाब से क्या इक्वेशन बताइए सर? 5% इक्विटी में देना है, 20% इक्विटी, 70 से 80% इक्विटी में देना है, 70 से 80% इक्विटी में देना है। ठीक है, उसमें भी मैं आपको एक सिंपल कर देता हूं। भारत की जो टॉप 500 कंपनीज है उसको निफ्टी 500 बोलते हैं। ठीक है, भारत देश की टॉप 500 कंपनीज है। अब इसमें से कोई खराब हो सकती है, पर सारी 500 नहीं हो सकती। ठीक है, दिन तो खराब नहीं है। हाँ, मतलब या तो फिर वो न्यूक्लियर बम गिर गया होगा हमारे ऊपर, फिर वैसे भी पैसे का कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो निफ्टी 500 जो है ना आपका, उसमें आप निवेश कर दीजिए। ठीक है, उसका इंडेक्स फंड होता है, आप जाके सर्च कर लीजिए। तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप पैसा पटक दीजिए। पिछले बहुत सालों का रिटर्न इसका 13-14% का रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया, और इसको लंबे समय के लिए पटक दीजिए। बाकी अपने व्यापार पे फोकस करिए, व्यापार को 10 गुना, 100 गुना, 5000 गुना जितना करना चाहते करिए। एक आम कपड़े का व्यापारी दिन भर में 5 बार मार्केट को खोल करके देखता है, ऐसे खोल के देखता है। हाँ, क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखिए, आपको निवेश करके ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। क्या बात कर, आप अपने आप पैसा बना लोगे। ज़ीरोडा को अनइंस्टॉल मार दूं। हाँ, आप सोचिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अमेरिका में एक बार रिसर्च की गई कि किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाए, तो जवाब क्या निकला पता है? जिसने देखा नहीं, नर्स। क्या बात करते हैं? अब बोले नर्स को तो फाइनेंस के धैले भर की नॉलेज नहीं है, पर वो रात को काम करती थी, दिन में सो जाती थी, तो उन्होंने मार्केट ही नहीं देखी। 40 साल तक मार्केट ही नहीं देखी। जब 40 साल बाद अपना अकाउंट खोल के देखा, बोला यार बहुत पैसे बन गए, बहुत अच्छा रिटर्न हो गया। क्यों? देखो भाई, ये वो गेम है जिसमें अंदर बाहर करने से सिर्फ नुकसान होगा। बने रहो। चार्ली मंगर कहते थे, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। उसको डिस्टर्ब मत करिए। मार्केट 10% गिरेगी, 20% गिरेगी, 30% गिरेगी, 50% भी गिरेगी। 2008 में गिरी थी, कोविड में 37% गिरी। मैंने देखा था सर, रिलायंस 918, 919। हाँ, अभी कोविड में 800 रुपए हो गया था। हाँ। अभी प्राइस एडजस्टेड 400 हो गया था, जो आज 1400 हो गया। तो आपको मौके मिलेंगे, उन मौकों में अगर आप मार्केट में नहीं होगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। तो सर काफ़ी सारे सवाल हमने कवर किए, काफ़ी कुछ रह गया है। जितने भी व्यूअर्स हैं, और भी काफ़ी सारा सवाल है एआई को लेकर के, कुछ एक उसको पकड़ते हैं। सर, एआई में कपड़े का व्यापारी कैसे यूज़ कर सकता है? देखिए, एआई का पहले ना मतलब समझते हैं। एआई का मतलब होता है कि जो काम ह्यूमंस करते थे ना, वो अब करने लग गए। आपको एआई का यूज कहाँ हो सकता है? डेटा एनालिटिक्स के लिए हो सकता है। आप किस तरह की सेल इस साल के हिसाब से, फिर वो जो क्या सामान खरीदूं, ज्यादा सामान क्या खरीदूं। अच्छा, आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आप कंटेंट देख सकते हो उसमें कि मैं कंटेंट किस तरीके से बनाऊं ताकि मेरे लोग मुझसे ज्यादा आकर्षित हो, मेरी एडवर्टाइजमेंट कैसे बने, फोटो कैसे बने। आप एक फ्री की मॉडल निकाल सकते हो एआई से, जिसके लिए वैसे आपको लाखों रुपए देने पड़ सकते थे, तो वो फ्री की मॉडल बना के दे देगा आपको। अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो बाबा सूट वगैरह में ना कैटलॉग लगता था। हाँ, उसके अंदर में पहले माताएं अपने बच्चे को ला करके फोटो शूट वगैरह। हाँ, अब तो जरूरत ही नहीं है, अब वो सारा एआई करने लग गया। वो लोग का तो पूरा देखो, बहुत सारे लोगों का आटा गेहूं बंद होने वाला है। ठीक है, तो पर उनको अगर वो एआई सीख लेंगे तो आटा गेहूं छोड़ो, फिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा उनको। सर बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी सारे सवाल और भी हैं। अगर इसका पार्ट 2 बनेगा, कमेंट बॉक्स में अगर आते रहेगा तो सर को वापस हम दिल्ली से जा करके पकड़ के ले आएंगे। और आज का दिन बहुत ही खास था, आज टीचर्स डे था, और हमारे साथ हमारे गुरुजी मिल गए, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी व्यूअर्स हैं, आपसे अगर पहुँचना है, आपका घर का एड्रेस तो मैं मांगूंगा नहीं सर, आपका सोशल मीडिया का हैंडल्स वगैरह कुछ आप बता दो। आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, जो भी मेरे सारे हैंडल्स हैं यूट्यूब के और फेसबुक। कोई अगर सर 1-to-1 आपसे मिलना चाहे, क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, आप अपना आराम से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर। और इसी संदर्भ में काफ़ी सारी वीडियोस आती रहेगी ये यार, और आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपने लर्निंग्स ली है ना, उसको नोट डाउन कीजिएगा भाई साहब। हाँ, यहाँ से सुनोगे, यहाँ से चल जाएगा, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। कोई भी दिमाग में सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और काफ़ी सारी वीडियोस आएगी। वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।